हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि बच्चों, अब कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन बच्चों का ये भी कहना था कि सर आप जब ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हो तो साथ में हमको रिवाइज करना होगा, तो हमको यूट्यूब के जो वीडियोस है वो भी लगेंगे। तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए और जो नए व्यूअर्स है उनके लिए भी मैं यूट्यूब पे ये वीडियोस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो उसके जो पहले लेक्चर्स थे जिसमें पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, और अगर इस चैप्टर का आपको अगर थ्योरी नोट्स भी लगता है पढ़ने के लिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये व्हाट्सएप के नंबर पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड आवर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो को टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज सरफेस टेंशन। तो आज से मैं आपको ये नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों, व्हाट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूं, क्या होता है एग्जैक्टली सरफेस टेंशन। तो आपने अगर कभी देखा होगा कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूं रेन ड्रॉप्स की, रेन ड्रॉप्स, या फिर अगर आप मर्क्यूरी का ड्रॉप देखते हो, मर्क्यूरी ड्रॉप। ठीक है, ये इस कोई भी या फिर सोप बबल, इनको अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जनरली है ना ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बबल, इसको हम लोग बबल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर ड्रॉप अगर देखना हो तो कुछ इस तरीके के ड्रॉप में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेरिकल फॉर्म, स्पेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि ये क्यों ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में आते हैं या फिर क्यों ऐसे बबल की तरह दिखते हैं। तो ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि क्यों ये स्पेरिकल फॉर्म में आते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने कभी अम्ब्रेला को देखा होगा, कुछ इस तरीके का अम्ब्रेला अगर है आपका, देखा ही होगा, सबने देखा होगा। ठीक है, तो अम्ब्रेला को अगर देखा होगा तो अम्ब्रेला एक कोई ना कोई कपड़े से बना हुआ है, कोई ना कोई क्लॉथ से बना हुआ है, ब्लैक कलर का क्लॉथ है। अब अगर वो क्लॉथ है तो क्लॉथ में छोटे छोटे टीनी होल्स होना भी पॉसिबल है, होल्स है उसमें। लेकिन पानी जब यहाँ पे गिरता है, रेनी सीजन में जब हम छाता लेके निकलते हैं, हम अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, लेकिन जहां पे पानी आता है वो ये टीनी होल से अंदर नहीं आता, वो बाहर से बाहर ही निकल जाता है। क्वेश्चन मार्क, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा एक चीज, ये अगर आपने कभी देखा होगा, आपका अगर ऐसा कुछ वाटर का पॉन्ड होगा, सपोज ये पॉन्ड है वाटर का, इसमें आपने वाटर भरा के रखा हुआ है। ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ पे है ना कुछ ऐसे स्पाइडर्स, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पाइडर्स या फिर इंसेक्ट्स, मैं बात कर रहा हूं इंसेक्ट्स या फिर स्पाइडर्स। ठीक है, ये है ना आराम से वॉक कर सकते हैं। इस ये जो सरफेस फिल्म बनता है, आपने अगर पानी का ऊपर का लेयर देखा होगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म, फिल्म कहते हैं उसे, वाटर की फिल्म कहते हैं। तो उसके ऊपर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या स्पाइडर जो होते हैं वो वॉक कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्यों वॉक कर सकते हैं? आप जाके वॉक करके देखो, क्या आप वॉक कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो रीजन क्या है इन सब के पीछे कि क्यों ये स्पाइडर्स, क्यों ये इंसेक्ट्स इसके ऊपर वॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि बबल क्यों स्पेरिकल फॉर्म में होता है, अम्ब्रेला से पानी क्यों नीचे नहीं आता है, या फिर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या ये जो स्पाइडर्स होते हैं ये क्यों इस सरफेस क्रीम के ऊपर वॉक कर सकते हैं। इन सब चीजों का एक ही आंसर है, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इन सब चीजों का एक ही आंसर है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब बात आती है सरफेस टेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। सरफेस टेंशन हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जितने भी लुब्रिकेंट्स यूज करने हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे गाड़ियां होती है, बहुत सारे मशीन्स होती है जहां ऑयल का यूज किया जाता है, तो दैट आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, वहां ये सरफेस टेंशन लगता है। डिटर्जेंट, वहां ये सरफेस टेंशन लगता है। किसी भी तरीके का लिक्विड या फिर अगर मैं गैस की भी अगर बात करता हूं तो ये जनरली सरफेस टेंशन जो है लगता है।
ठीक है। तो इसलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये जो आज का लेक्चर है वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सरफेस टेंशन। ये जो मैं आज 3-4 मेन जो पॉइंट्स बताने वाला हूं सरफेस टेंशन को, इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही जो पॉइंट्स है वो आगे आपको काम आएंगे और इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो टिल द एंड वीडियो देखिए किस तरीके से मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर सरफेस टेंशन में कुछ चीज आती है तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर थ्योरी की मैंने बात करनी चाहिए, ठीक है। सरफेस टेंशन के बारे में मैं अगर बात कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में कुछ 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई है। दैट इज सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो चलो तो बच्चों शुरू करते हैं, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बोलते हैं कि सब लोग बोलते आ रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी होता है नाम रख दो बस खत्म, लेकिन नाम में बहुत कुछ है, ठीक है। मैं हमेशा बोलते आता हूं कि नाम में बहुत कुछ रखा होता है। देखो इसके भी नाम में बहुत कुछ है। जैसे इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर का मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बात आती है हमारे पास मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। हमारे पास जनरली 3 तरीके के मॉलिक्यूल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 तरीके का मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर वी नो दैट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 4th वन भी है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर प्लाज्मा का कोई काम है नहीं, बायोलॉजी के अंदर काम है, तो वहां पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस की। तो इनको अगर देखता हूं तो मैं सॉलिड और सॉलिड का दूसरा पार्टिकल जब कांटेक्ट में आता है तो दोनों में एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पकड़ता हूं, सपोज टू बी दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक फोर्स है, ठीक है। दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर का, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर का फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का एक तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। मतलब ये अगर 2 सॉलिड के पार्टिकल है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट मे बी द अट्रैक्टिव फोर्स, इट मे बी द रिपल्सिव फोर्स, डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये बात याद रखनी है। दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये जो है वो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब इसे मैं शॉर्ट रेंज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस अगर 10⁻⁻⁹ अगर -9 होगा, 10⁻⁻⁹ आप समझ सकते हो कितना छोटा, 0.009 टाइम 0 देन 1, ठीक है। दैट इज 10⁻⁹ मीटर, बहुत ही छोटा होता है। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होता है, आपके हेयर से भी छोटा, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसका रेंज कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, समझ में आ रहा है। तो जरूरी नहीं है अभी ये सॉलिड के बीच का हो, ये सॉलिड लिक्विड के भी बीच का हो सकता, या फिर लिक्विड के भी बीच का हो सकता, या फिर किसी गैस के भी बीच का हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉलिड ये पेन अगर पकड़ता हूं तो ये सॉलिड से बनी है, सॉलिड है, करेक्ट है। तो इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अगर मैं इस लिक्विड की बात करता हूं, ये मेरा एक लिक्विड है, तो इन लिक्विड में भी एक फोर्स होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स में भी एक फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। और ये जो है वो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम डिस्टेंस में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो अप टू ओनली 10⁻⁹ मीटर। अगर इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव नहीं रहता, वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, समझ में आया। अब बात आती है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जनरली क्या डेफिनेटली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। जो पहला पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड एडेशन, ठीक है। अब देखो यहां से मैं जो पढ़ा रहा हूं वो 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डेफिनेशन
और कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज कोहेसिव फोर्स या फिर व्हाट इज कोहेजन? जैसे कि मैंने बताया, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का। अब बात यह आती कि क्या ये मॉलिक्यूल सेम होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं सेम के बारे में। को का मतलब क्या होता है? सेम होता है। मतलब अगर आपका फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच का होगा, ठीक है। सो हाउ यू डिफाइन कोहेसिव फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules of same substance। आपका अगर सब्सटेंस सेम होगा तो, जैसे कि अगर मैं बता दूं, एक आपका अगर सॉलिड है, दूसरा भी अगर सॉलिड है, ठीक है, दिस वन इज सॉलिड, दिस वन इज सॉलिड, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं लिक्विड भी है, सपोज मान के चलते हैं लिक्विड है, तो सेम सब्सटेंस हुआ, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सो पॉइंट क्या याद रखना है कोहेसिव फोर्स के अंदर? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अगर मॉलिक्यूल दोनों सेम है तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां सॉलिड लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय कोहेजन? कोहेजन ये एक प्रॉपर्टी है, दो मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन बताने वाली प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोहेजन, ठीक है। सो हाउ यू डिफाइन कोहेजन? कोहेजन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कोहेजन को, इट इज अट्रैक्शन। ये क्या है? अट्रैक्शन है। किसके बीच का? बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अगर आपके दो मॉलिक्यूल्स अगर सेम सब्सटेंस से बने हो तो उसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कोहेजन, और जो फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम लोग कोहेसिव फोर्स को पढ़ सकते हैं। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय एडहेसिव फोर्स। अब बात आती है कि एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स इज एन द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। यहां पे सब्सटेंस सेम था, यहां पे सब्सटेंस क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules of different substance, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपका सब्सटेंस अगर कैसा होगा? डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं पकड़ता हूं, एक मेरे पास सपोज टू बी सॉलिड है, सपोज दिस इज सॉलिड, और दूसरा है सपोज टू बी मेरे पास लिक्विड, ये मेरा सपोज लिक्विड का पार्टिकल। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा रहता है? दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। अब जरूरी नहीं है सॉलिड ही होना या लिक्विड ही होना, आप सॉलिड लिक्विड ले लो, लिक्विड गैस ले लो, या फिर सॉलिड गैस ले लो, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम लोग ही दैट इज कॉल्ड, हम लोग उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब बात आती है व्हाट इज एडहेसिव। एडहेसिव इज एन अट्रैक्शन, सिंपल। अगर दोनों के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो अट्रैक्शन है उसे हम लोग एडहेसिव कहते हैं, या फिर वो जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग एडहेसिव कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एडहेसिव? इट इज अ फोर्स ऑफ इट इज अ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अगर आपने दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एन एडहेसिव फोर्स, ठीक है। इसे हम लोग एडहेसिव कहते हैं। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस सरफेस टेंशन के अंदर? अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आया? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है। इसे शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये 10⁻⁹ मीटर होता है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। समझ में आया? अब मैं तुमको एक ही एग्जांपल के अंदर ये दोनों फोर्स भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो किस तरीके से बता सकते हैं। सपोज टू बी ये आपका एक बीकर है या फिर आपका ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास के अंदर सपोज टू बी आपने
वाटर डाल दिया, कुछ इस तरीके से वाटर डाल दिया आपने, ठीक है, वाटर डाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो आपका ग्लास है वो काय का बना हुआ है, सॉलिड का बना हुआ है, दिस वन इज ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। और आपने जो वाटर डाला वो एग्जैक्टली क्या है आपका, सपोज टू बी लिक्विड है, आपने सपोज टू बी वाटर डाला। अब मुझे बताओ यहां वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे छोटे छोटे, बराबर है, वाटर के पार्टिकल होंगे। तो ये जो वाटर के पार्टिकल अगर सपोज ये 1 है ये 2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा, क्योंकि ये सेम सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। लेकिन मुझे बताओ ये जो वाटर है इस सॉलिड के साथ भी कांटेक्ट में आया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, इस सॉलिड के साथ भी कांटेक्ट में आया हुआ है। तो ये जब वाटर इस सॉलिड के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो इनके बीच में जो डिफरेंट सब्सटेंस हो जाते हैं, जैसे अगर मेरा पहला सब्सटेंस लिक्विड है, दूसरा सॉलिड है, ठीक है, ग्लास सॉलिड है, तो इनके बीच में जब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड कोहेसिव, दिस इज कॉल्ड एडहेसिव। आपने ये जो वर्ड है एडहेसिव वो और कहीं भी सुना होगा, लेकिन आपको याद नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ सुना होगा। ये सुना है आपने फेविकॉल के डब्बे के ऊपर, अब देखो वहां लिखा होता है एडहेसिव। अरे सर, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, तो लेकिन सर फिर वहां पे उसे एडहेसिव क्यों कहते हैं? वो तो फेविकॉल होता है, पूरा का पूरा सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड कहते हैं हम लोग जिसे, होता है, उसे क्यों कहते हैं हम लोग? सर ये तो गड़बड़ होगी सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं बात करता हूँ फेविकॉल की, सपोज टू बी ये अगर मेरा एक मान के चलते 2 वुड है, ये वुड नंबर 1 है, ये वुड नंबर 2 है। आपने सपोज टू बी इसके बीच में आपने फेविकॉल डाल दिया, ठीक है। तो फेविकॉल, सपोज आपने फेविकॉल डाला, फेविकॉल क्या है, सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड लिक्विड है, और आपके वुड क्या है, सॉलिड है। अब मुझे बताओ 2 डिफरेंट सब्सटेंस हो गया ना भाई साहब, आया ना, एक वुड एक लिक्विड, ठीक है, सो सॉलिड लिक्विड, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा रहेगा, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग सरफेस टेंशन का जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ वीडियो को पॉज कर लो और ये सब कुछ नोट कर लो, सब कुछ नोट कर लो, 1 बाय 1 सब कुछ नोट कर लो, ठीक है, नोट करो। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया, पिछला जो टॉपिक था दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसमें 2 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए थे, एडहेसिव और कोहेसिव। तो बच्चों इसी टॉपिक के अंदर मैं और 2 टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, रेंज क्या होता है? देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि एक्चुअल रेंज का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि रेंज इज सम टाइप ऑफ अ डिस्टेंस। ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब रेंज को अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में समझना है, सपोज टू बी मैं अगर मेरे शहर में खड़ा हूं और तो मेरा जो मोबाइल का नेटवर्क रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि टावर्स मेरे आसपास है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, तो रेंज काफी अच्छा है। लेकिन वही मोबाइल लेके अगर आप सपोज फॉरेस्ट में चले गए या फिर कई रूरल एरियाज में चले गए, गांव में चले गए, तो वहां पे क्या रेंज उतनी रहती है? नहीं रहती है। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है रेंज ही नहीं रहती। मतलब आपका जो डिस्टेंस है, मतलब समझ में आ रहा है, मैं एक पार्टिकल हूं, वो टावर एक पार्टिकल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली रेंज, उसे हम लोग रेंज कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो रेंज होती है वो पार्टिकल्स के बीच की भी होती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सो अगर मैं बात करके चलता हूं, सपोज टू बी ये मेरा एक सपोज टू बी एक सॉलिड है, ये सपोज टू बी मेरा एक लिक्विड है, ये मेरा लिक्विड है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जनरली इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। और ये रेंज कितनी होती है? ये रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर। मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये जो है वो बहुत ही छोटी रेंज होती है, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। सो व्हाट डू मीन बाय रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? द maximum distance between
दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इफेक्टिव रहता है। ठीक है, मतलब अगर सपोज टू बी ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, ताकि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के होते हैं, इट मे बी एडहेसिव, इट मे बी कोहेसिव। अब जरूरी नहीं है मैंने सॉलिड लिक्विड ही लिया, आप सॉलिड सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी ले सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इफेक्टिव रहता है, और वो डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर होता है, और उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड दिस डिस्टेंस इज इफेक्टिव अप टू ओनली 10⁻⁹ मीटर। अगर इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस हो जाता है, मतलब सपोज टू बी 10⁻⁻10 या -8, सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचो बड़ा कौन सा, नेगेटिव में जो छोटा होते जाता वो बड़ा होते जाता, मतलब 10⁻⁸ अगर होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। तो कौन से डिस्टेंस तक रहता है, जो डिस्टेंस तक रहता है वही डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, उसका रेंज है उतना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब बात होती है हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। व्हाट डू मीन बाय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? अगेन वही चीज, कुछ भी पढ़ना हो तो हम लोग बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ठीक है, स्फीयर का मतलब कुछ ना कुछ गोल होगा। अब इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, हमारे मराठी में उसे प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाता हूं। सपोज टू बी आप अगर अपने क्लास में बैठे हुए और आपके क्लास में अगर सपोज टू बी टीचर है, तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहता है। वो जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान रहता है, वो जो भी बोल रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान रहता है। ठीक है, लेकिन अगर वही टीचर क्लास के अगर बाहर चला जाता है तो आपका इन्फ्लुएंस नहीं रहता, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं रहता, प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, सो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सो अब पूछोगे सर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे इन्फ्लुएंस होता है, फिर ये थोड़ी ना इंसान है, इनके भी बीच में होता है। देखिए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, व्हाट डू यू मीन बाय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? अब हम इसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्यों कहते हैं? ठीक है, ध्यान दो क्या बोल रहा है, एन इमेजिनरी स्फीयर। आपको एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना है, कैसे, मॉलिक्यूल्स को बीच में लेना है। दिस इज व्हाट अ मॉलिक्यूल्स को आप सेंटर में ले लो, दिस इज सेंटर में आपको काय को लेना है, मॉलिक्यूल को लेना है, कोई भी मॉलिक्यूल, लिक्विड लो, गैस लो, सॉलिड लो। ठीक है, बाद में क्या करना है, आपको रेंज लेनी है, रेंज एज अ रेडियस लेनी है। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ एक एक पॉइंट आपको रेड पेन से कर रहा हूं। ठीक है, पॉइंट क्या है, सेंटर में आपको किसको लेना है, मॉलिक्यूल को सेंटर में लेना है। ठीक है, ले लिया। बाद में रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को एज अ क्या लेना है, रेडियस लेना है। मतलब ये जो रेंज आई थी, कितनी रेंज थी, इतनी 10⁻⁹, इसको आपको क्या लेना है, रेडियस करके लेना है। ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रेडियस, ये हो गई मेरी रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस कितनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये रेडियस ले ली। अब क्या करना है, आपको एक स्फीयर ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्फीयर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। मैकेनिकल वाले सर हो कि टेढ़ा कैसे बनाते हो सर, ड्राइंग तो पढ़ा है आपने। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, दैट इज कॉल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे पूरे ऐसे रेडियस या डायमीटर ड्रॉ अगर कर देता हूं, सो दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हम इसे क्या कह सकते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। मतलब ये पार्टिकल सपोज ये सेंटर में है, दूसरा पार्टिकल सपोज यहां है, मान के चलते दूसरा पार्टिकल सपोज यहां है, तो ये पार्टिकल का इस पे इन्फ्लुएंस 10⁻⁹ मीटर तक रहेगा। अगर ये पार्टिकल इससे अगर ज्यादा दूर चला जाता है तो इसका इन्फ्लुएंस इस पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब अगर इसके पार्टिकल के अंदर, इसके रेंज के अंदर, मतलब रेंज कितनी इसकी पूरी रेडियस की 10⁻⁹ मीटर, इसके रेंज के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल आता है, सपोज सॉलिड पार्टिकल ये है, लिक्विड आता है, गैस आता है, कोई भी पार्टिकल अगर आता है तो इसका इन्फ्लुएंस उस पार्टिकल पे रहेगा। ठीक है, और उसी इन्फ्लुएंस को हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ
इन्फ्लुएंस। सो व्हाट डू मीन बाय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर, एक इमेजिनरी स्फीयर है। कैसे ड्रॉ किया जाता है? अ मॉलिक्यूल इट एज अ सेंटर एंड द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज एट द रेडियस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सेंटर में ले लो मॉलिक्यूल को, रेंज को ले लो रेडियस, और एक स्फीयर निकालो, उसी स्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले अगर सरफेस टेंशन अगर आपको पढ़ना है तो ये सारे टॉपिक आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे का कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बड़े समझने जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ गया होगा, वो भी समझ गया होगा। वीडियो को पॉज कर दो और ये सब कुछ नोट कर दो, समझ में आया? और एक चीज आपको, अगर इसके पहले के जो वीडियोस है, जैसे रोटेशनल डायनामिक के मैंने वीडियो डाल दिए, ठीक है, उसके बाद मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स जो था इसी चैप्टर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका पहला पार्ट, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दिए और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद सरफेस टेंशन का अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, टिल एंड आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको इसके थ्योरी के अगर नोट चाहिए तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, वहां पे मैसेज कर दो, मैं आपको वो जो नोट्स है वो आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।